अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें, मान लीजिए कोई सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दफ्तर में बिना सिर उठाए काम कर रहा है। हाँ, और वो भी बिना थके, मतलब एक मशीन की तरह। बिल्कुल। और अचानक से बॉस बुलाता है, बेवजह गालियां देता और सरेआम बेइज्जती कर देता है। जो कि आज भी कई जगह होता है। हाँ, है ना? हाँ, और वो इंसान चुपचाप सिर झुकाए सब बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि उसके कंधों पर परिवार की भारी जिम्मेदारी है। सही बात है। आज की इस कॉर्पोरेट दुनिया में ना हम इस चीज को टॉक्सिक वर्कप्लेस कह देते हैं। एकदम सही कहा आपने। लेकिन आज की इस गहन विश्लेषण में हम जो बात करने वाले हैं ना, वो सच में हैरान करने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि हम ठीक 100 साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, 100 साल पहले भारतीय साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक मुंशी प्रेमचंद, वो इसी टॉक्सिक वर्कप्लेस और इंसान के आत्मसम्मान की लड़ाई को पन्नों पर उतार रहे थे। ये सच में मतलब बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि आम तौर पे जब भी हम मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वही, गांव की पृष्ठभूमि या फिर कोई गरीब किसान। हाँ, बिल्कुल। या ज्यादा से ज्यादा आज़ादी के आंदोलन की बातें। लेकिन आज इस चर्चा के लिए हमारे पास स्रोतों का जो खजाना है ना, वो प्रेमचंद की एक बिल्कुल ही नई और बहुत ही आधुनिक तस्वीर पेश करता है। हाँ, मैंने भी जब ये स्रोत देखे तो मैं हैरान रह गई। हमारे पास इग्नू की कुछ बहुत ही अहम पाठ्य सामग्री है और अपनी माटी पत्रिका का एक शानदार समीक्षा लेख भी है। और इसके साथ ही प्रेमचंद की एक कह सकते हैं कि भुला दी गई मास्टरपीस कहानी है, इस्तीफा। बिल्कुल। और ये सब स्रोत मिलकर ना हमें ये बताते हैं कि प्रेमचंद की नज़र में आज़ादी, या जिसे वो स्वराज कहते थे, उसका असली मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। सही कहा। वो एक गरिमा और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। तो अगर हम इसी आज़ादी या प्रेमचंद के स्वराज की बात करें ना, तो इग्नू की पाठ्य सामग्री पढ़कर मुझे सच में एक बहुत बड़ा झटका लगा। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? मतलब उनके लिए स्वराज का अर्थ सिर्फ इतना सा नहीं था कि बस अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। उनका नजरिया ना बहुत ही ज्यादा विशाल था। हाँ, ये बात तो है। प्रेमचंद अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे थे, मतलब बहुत ही दूरदर्शी थे। बिल्कुल। इग्नू के जो नोट्स हैं ना, वो बहुत गहराई से बताते हैं कि प्रेमचंद ने स्वराज को असल में 7 अलग-अलग आयामों में बांटा था। 7 आयाम? मतलब ये तो बहुत ही विस्तृत हो गया। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ गोरे अंग्रेजों की जगह अगर आप भूरे भारतीयों को कुर्सी पर बिठा देंगे ना, तो उससे आम इंसान की जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, सत्ता का चेहरा बदलेगा पर सिस्टम तो वही रहेगा। बिल्कुल। उनके अनुसार उपनिवेशवाद से आजादी तो सिर्फ एक पहला कदम था। तो अगर हम उन 7 आयामों की बात करें, इसका मतलब वो पूरे समाज की बुनियादी संरचना को ही खंगाल रहे थे। 100%। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक किसानों को जमींदारों से आजादी नहीं मिलती और व्यापक समाज को सामंतवाद से आजादी नहीं मिलती और हम मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से आजादी नहीं मिलती, तब तक कोई भी स्वराज अधूरा है। ये तो हो गए 3 आयाम। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बात ना उनकी चौथी और 5वीं शर्त थी। अच्छा। वो क्या थी? स्त्रियों की आजादी और अछुआछूत से मुक्ति, यानी दलितों की आजादी। बाप रे, जरा सोचिए 1920 और 30 के दशक में ये बातें कहना। जब पूरे देश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आजादी पर टिका हुआ था। बिल्कुल। उस वक्त प्रेमचंद खुलेआम ये घोषणा कर रहे थे कि घर की 4 दीवारी के अंदर और समाज के सबसे निचले तबके की आजादी के बिना कोई भी राष्ट्रीय आजादी मुमकिन ही नहीं है। और इसी कड़ी में जुड़ता है उनका छठा और सबसे अहम आयाम, जो कि है दिमागी गुलामी से आजादी। दिमागी गुलामी। हाँ, इग्नू के स्रोत में ना पत्नी से पति नाम की एक कहानी का जो जिक्र है, वो इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। उसमें एक भारतीय पति है जो अंग्रेजों के यहाँ काम करता है ना? बिल्कुल। वो अंग्रेजों का मुलाजिम है और अपने अफसर से भद्दी गालियां खाता है, रोज जलील होता है। और वो चुपचाप सहता भी रहता है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि सत्ता की चापलूसी ही जिंदा रहने का इकलौता रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उसकी अपनी पत्नी एक आजादी के जलसे में जाती है। हाँ, और बिना किसी डर के अपनी मर्जी से कांग्रेस को पूरे 500 रुपए का चंदा दे आती है। सोचिए, ये कहानी दिमागी आजादी और दिमागी गुलामी का एकदम सटीक कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक ही घर में दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं। बिल्कुल। और इसी तरह ना अधिकार चिंता नाम की एक और कहानी का उदाहरण भी है। वो टॉमी कुत्ते वाली कहानी। हाँ, वही, जहां टॉमी नाम के एक विदेशी कुत्ते के जरिए प्रेमचंद ने अंग्रेजों की फूट डालो और राजगृह की नीति पर बहुत ही तीखा व्यंग्य किया है। सच में वो बहुत कमाल का व्यंग्य है। तो प्रेमचंद का सीधा सा संदेश यही था कि
राजनीतिक सत्ता या ऊपर बैठे चेहरे बदल देने से ना इंसान के दिमाग पर पड़ी जो बेड़ियां हैं वो नहीं टूटती। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं ना, तो ये कुछ वैसा ही है कि आप सिर्फ अपने फोन का बाहरी कवर या कह लें स्क्रीन गार्ड बदल रहे हैं, जबकि अंदर का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वायरस से भरा पड़ा है। अरे क्या बात है, बहुत सही कहा। मतलब प्रेमचंद सिर्फ सत्ता का रंग नहीं बदलना चाहते थे, वो पूरे भारतीय समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपडेट करना चाहते थे। बिल्कुल, वो समाज की उस अंदरूनी कोडिंग को बदलना चाहते थे जो इंसान को हमेशा डरना सिखाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली उपमा मुझे लगता है सुनने वालों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। हाँ, बहुत ही सटीक उपमा है ये। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा वायरस पता है क्या है? क्या? इंसान का अपना डर। प्रेमचंद इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि जब तक एक व्यक्ति दिमागी तौर पर गुलाम है ना, वो हमेशा किसी न किसी साहब के आगे सिर ही झुकाएगा, चाहे वो साहब विदेशी हो या फिर स्वदेशी। बिल्कुल। स्वराज की ये परिभाषा ही असल में उनके पूरे साहित्य की असली नींव है। लेकिन देखिए, अगर प्रेमचंद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रीकोड करना चाहते थे तो वो आखिर शुरू कहां से होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब विद्रोह की वो चिंगारी एक आम इंसान के अंदर पनपती कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कहानी इस्तीफा के जो मुख्य पात्र हैं लाला फतेहचंद, उनकी उस घुटन भरी दुनिया में उतरना होगा। फतेहचंद की जिंदगी ना उस समय के लाखों मिडिल क्लास बाबुओं का आईना है, और सच कहूं तो शायद आज के दफ्तरों में काम करने वालों का भी। हाँ, हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। उम्र उनकी महज 32 साल है। सिर्फ 32 साल। लेकिन प्रेमचंद उनका हुलिया कुछ यूं बताते हैं कि बाल खिचड़ी हो गए हैं, शरीर में जैसे खून का एक कतरा तक नहीं है, आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और घर में 3 बेटियां हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दफ्तर में खटना, और हमेशा मतलब पल पल सिर्फ इस एक खौफ में जीना कि कहीं नौकरी ना चली जाए। और ये खौफ एक इंसान से क्या क्या करवा सकता है ना, ये कहानी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य में दिखता है। वो शाम वाला दृश्य। हाँ, जब फतेहचंद शाम को थके हारे घर पहुंचते हैं, दफ्तर की थकान अभी उतरी भी नहीं है कि अचानक चपरासी आ धमकता है और आकर कहता है कि साहब ने तुरंत बुलाया है। उनकी पत्नी शारदा उन्हें रोकती है, मना करती है कि मत जाओ, लेकिन फतेहचंद डर के मारे कांपते हुए साहब के बंगले की तरफ भागते हैं, हाफते हुए। और वहां पहुंचकर क्या होता है? साहब शराब के नशे में बिल्कुल धुत है और देर से आने के लिए उन्हें गंदी गंदी गालियां देता है। और हद तो तब हो जाती है ना जब वो एक पढ़े लिखे क्लर्क को सरेआम अपने कान पकड़ने का हुक्म दे देता है। मतलब ये तो आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचलने वाली बात हो गई। सत्ता का जो नशा होता है ना, वो शराब के नशे से कहीं ज्यादा अंधा होता है। जब फतेहचंद अपनी इज्जत का वास्ता देकर कान पकड़ने से मना करते हैं, हाँ, तो वो अफसर उस चपरासी को हुक्म देता है कि तुम इस बाबू के कान पकड़ो। और यहाँ उस चपरासी का जो जवाब है ना, वो पूरी कहानी का एक बहुत ही बड़ा क्षण है। बिल्कुल। वो अनपढ़ और गरीब चपरासी उस ताकतवर अफसर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, आपकी नौकरी छोड़ सकता हूँ, पर किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। इस एक लाइन में ना प्रेमचंद ने पूरी क्लास पॉलिटिक्स को पलट कर रख दिया है। सच में। मतलब एक पढ़ा लिखा बाबू डर से कांप रहा है और एक मामूली चपरासी आत्मसम्मान की मिसाल बनकर खड़ा हो गया है। और ये सुनकर अफसर का ईगो इस कदर आहत होता है कि वो हंटर लेकर फतेहचंद को मारने दौड़ पड़ता है। बिल्कुल। मुझे यहीं पर एक बात बहुत खटकती है, और शायद सुनने वालों के दिमाग में भी ये सवाल आए। क्या सवाल? मतलब अगर आज की कॉर्पोरेट दुनिया में किसी के साथ ऐसा हो तो वो तुरंत एचआर को रिपोर्ट करेगा या मुंह पर नौकरी छोड़ देगा। फतेहचंद पर तो सीधा शारीरिक हमला हो रहा था ना। हाँ, हंटर लेके दौड़ा था वो। उन्हें गालियां पड़ रही थी, तो उन्होंने पलट के वार क्यों नहीं किया? उसी पल मुंह पर इस्तीफा क्यों नहीं दे मारा? देखिए, कायरता और मजबूरी के बीच ना एक बहुत बारीक लकीर होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। उस दौर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखिए। नौकरी छूटने का सीधा मतलब था पूरे परिवार का सड़क पर आ जाना। भूख का डर। हाँ, भूख का वो डर इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। कहानी की शुरुआत में ही ना प्रेमचंद एक बहुत कड़वी बात लिखते हैं। कौन सी बात? वो लिखते हैं कि कुली को डांटो तो वो बोझ फेंक देगा, भिखारी को धुतकारो तो वो घूर कर चला जाएगा, यहाँ तक कि एक गधा भी मार खाने पर दुल्लत्ती झाड़ देता है। अरे बाप रे। लेकिन दफ्तर का बाबू गधे से भी ज्यादा सहनशील है, एक बेजुबान जीव है। मतलब फतेहचंद को उस अफसर के हंटर या अपनी जान का डर नहीं था? बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी 3 बेटियों और पत्नी के भूखे मरने का डर था। यही डर उनके पैरों की असली बेड़ी था। एकदम सही। तो फिर ऐसा क्या होता है कि एक बेजुबान जीव अचानक बागी बन जाता है?
क्योंकि जब फतेहचंद बेइज्जत होकर घर लौटते हैं ना, तो उनकी पत्नी शारदा का जो किरदार सामने आता है वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। बिल्कुल। घर लौटकर फतेहचंद अपनी पत्नी शारदा को एक एक बात बताते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था कि शारदा घबरा जाएगी, रोने लगेगी, या शायद उनके साथ हमदर्दी जताएगी कि हाय राम, अब हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। हाँ, लेकिन शारदा एक बिल्कुल अलग और बेहद तीखा नजरिया सामने रखती है। वो गुस्से से तमतमा कर कहती है कि इज्जत खोकर बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। वो तो यहाँ तक कह देती है कि उस चपरासी में तुमसे कहीं ज्यादा स्वाभिमान था। सच में। और एक लाइन जो सीधे तीर की तरह चुभती है। शारदा कहती है कि अगर तुम उस अफसर को जूता मारकर आते ना, तो मैं गर्व से फूल जाती। क्या बात है। लेकिन मार खाकर आने पर मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत हो रही है। पता है, अपनी माटी पत्रिका का जो समीक्षा लेख है ना, वो इसी बिंदु पर बहुत गहराई से बात करता है। अच्छा, उसमें क्या लिखा है? उस लेख के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों की असली ताकत उनके बाहरी घटनाक्रम में नहीं होती। तो किसमें होती है? उनकी कहानियों में छुपे मनोवैज्ञानिक सत्य में होती है। जरा सोचिए, फतेहचंद के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? गुस्सा। एक पितृसत्तात्मक समाज में एक पति का सबसे बड़ा डर होता है अपने परिवार का पेट न पाल पाना। लेकिन शारदा के उन कठोर शब्दों ने ना उस डर के केंद्र को ही खिसका दिया। मतलब जो डर पहले नौकरी जाने का था, वो अचानक से किसी और डर में बदल गया। एकदम सही पकड़ा आपने। शारदा ने उसे यह एहसास दिलाया कि एक पति और पिता के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ रोटी लाना नहीं है। तो क्या है? उस परिवार की नजरों में अपना सम्मान बनाए रखना है। अब नौकरी जाने या भूखे मरने का जो डर था ना, वो छोटा हो गया। और अपनी ही पत्नी की नजरों में हमेशा के लिए एक नामर्द और कायर बन जाने का डर बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल। डर की ये जो अदला बदली हुई ना, इसी ने फतेहचंद की दिमागी गुलामी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और जब दिमागी बेड़ियां टूटती हैं, तो जो नजारा सामने आता है ना, वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एकदम थ्रिलर है। फतेहचंद सीधे अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, वहां से एक मोटा डंडा उठाते हैं और रात के 9 बजे दोबारा उसी अफसर के बंगले पर पहुंच जाते हैं। और प्रेमचंद यहाँ दृश्यों का जो कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं ना, वो कमाल का है। मतलब साहब उस वक्त एक बहुत ही कीमती कालीन पर बैठकर बड़े इत्मीनान से खाना खा रहा है। ये सत्ता का अहंकार और आराम है। तभी फतेहचंद अंदर घुसते हैं, डंडा तानते हैं और कहते हैं कि पेट भर के खा लो, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। लेकिन रुकिए, क्या ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? क्लर्क, जिसके शरीर में खून तक नहीं था, वो अचानक यमराज कैसे बन गया? क्या असल जिंदगी में सत्ता पलट देना इतना आसान होता है? देखिए, ये फिल्मी इसलिए नहीं है क्योंकि आप फतेहचंद के पास खोने के लिए वो डर ही नहीं बचा था जो उसे कमजोर बनाता था। हाँ, वो डर तो शारदा ने खत्म कर दिया था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जरा उस अफसर का हाल देखें, जो आदमी कुछ घंटे पहले गालियां दे रहा था, कान पकड़ने को कह रहा था, वो फतेहचंद को डंडा ताने देखकर थर थर कांपने लगता है। वो गिड़गिड़ाता है, बहाने बनाता है कि मैं नशे में था, मुझे माफ कर दो। लेकिन फतेहचंद उस दिन रुकने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो डंडे से साहब के सिर पे एक जोरदार प्रहार करते हैं और साहब की खोपड़ी भन्ना जाती है। इस पूरी घटना के पीछे के विज्ञान को समझाने के लिए ना, कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त उपमा दी गई है। हाँ, वो कुत्ते वाली उपमा। हाँ, प्रेमचंद लिखते हैं, कुत्ते को आप डंडे से मार सकते हैं, उसे ठुकरा सकते हैं, लेकिन जब वो गुर्रा कर दौड़ पड़े ना, तो मालिक की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। ये उपमा सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये सत्ता के पूरे खेल को एक झटके में खोल कर रख देती है। बिल्कुल। मतलब सत्ता या पावर असल में होती क्या है? हम हमेशा ये मान लेते हैं कि जो ताकतवर है उसी के पास सत्ता है। हाँ, आमतौर पे तो यही माना जाता है। लेकिन सच ये है कि सत्ता पूरी तरह से कमजोर की सहमति, उसके डर और उसके झुकने पर टिकी होती है। ये बहुत गहरी बात है। अफसर की ताकत उसकी कुर्सी या हंटर में नहीं थी, वो फतेहचंद के डर में थी। जिस पल फतेहचंद ने वो डर अपने अंदर से निकाल फेंका ना, उस अफसर की सत्ता ताश के पत्तों की तरह उसी पल ढह गई। सच में। और अंत में फतेहचंद उसी अफसर से कान पकड़वाते हैं और उससे ये पक्का वादा लेते हैं कि वो भविष्य में कभी किसी बाबू को गाली नहीं देगा। और फिर वो अपना इस्तीफा उसकी तरफ उछालते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब मैं तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। क्या बात है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये उनकी आत्मा की आजादी का ऐलान था। एक अजीब सी शांति, एक विजय घोष और गर्व के साथ वो घर लौटते हैं। यह सिर्फ एक अफसर पर प्रहार नहीं था, ये उस पूरी शोषणकारी व्यवस्था पर प्रहार था जो एक इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक मशीन का पुर्जा समझती है। लेकिन इस पूरी कहानी को देखने के बाद ने
एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या सवाल? कि क्या प्रेमचंद सिर्फ एक आदर्शवादी दुनिया गढ़ रहे थे? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, हीरो डंडा उठाता है और जीत जाता है। इस अहम सवाल का जवाब ना हमें अपनी माटी की समीक्षा में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया है? वहां लिखा है कि प्रेमचंद का यथार्थवाद आदर्शवाद से शून्य नहीं था। उन्होंने कफन या पूस की रात जैसी कहानियों में गरीबी, यातना और इंसानी मजबूरी को पूरी नग्न सच्चाई के साथ दिखाया है। जहां कोई चमत्कार नहीं होता ना। बिल्कुल। बड़े भाई साहब में वो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन को सामने रखते हैं। उनका यथार्थ ना गतिमान यथार्थवाद है, यानी डायनामिक रियलिज्म। ये डायनामिक रियलिज्म आखिर काम कैसे करता है? मतलब इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो यथास्थिति को चुपचाप स्वीकार नहीं करते। हम्म, वो ये मानकर नहीं बैठ जाते कि जो शोषित है वो हमेशा शोषित ही रहेगा। वो इंसान के अंदर के नैतिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष को उकेरते हैं। क्या इसका कोई और उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, जिसे ईदगाह कहानी में देखिए। एक छोटा सा बच्चा हामिद मेले में अपने बचपन के लालच और इच्छाओं से एक बहुत बड़ा आत्मसंघर्ष करता है और अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। वो भी एक तरह की मानसिक आजादी है। बिल्कुल है। नशा कहानी का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण उस समीक्षा में दिया गया है ना। हाँ, नशा कहानी में दिखाया गया है कि कैसे गरीब छात्र जब एक अमीर जमींदार दोस्त के साथ रहता है ना, तो वो खुद को भी सत्ता का हिस्सा मानकर गरीबों पर रोब झाड़ने लगता है। अरे बाप रे, मतलब संगत का असर। हाँ, मतलब प्रेमचंद ये दिखा रहे थे कि बुराई सिर्फ अंग्रेजों या बड़े अफसरों में नहीं है, वो उस सामंती सोच में है जो सत्ता पाते ही दूसरों को दबाने लगती है। यानी प्रेमचंद पाठकों पर कोई बनावटी आदर्श नहीं थोपते हैं। बिल्कुल नहीं। वो आसमान से किसी फरिश्ते को उतार कर न्याय नहीं करवाते। यही उनकी सबसे बड़ी देन है। वो उसी सड़े गले यथार्थ के भीतर एक आम, कमजोर और डरे हुए इंसान के भीतर से मानवीयता और गरिमा को जगाने का काम करते हैं। आदर्श ये नहीं है कि समाज में शोषण ना हो, क्योंकि सत्ता हमेशा शोषण करने की कोशिश करेगी। असली आदर्श ये है कि जब शोषण होना तो इंसान उसके खिलाफ खड़ा हो सके, अपनी आवाज उठा सके। आज के इस गहन विश्लेषण ने ना, सच कहूं तो आजादी के मायने सच में बदल दिए हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद के लिए आजादी दिल्ली के किसी सत्ता के गलियारे में बैठकर लिए जाने वाले फैसले का नाम नहीं था। सही कहा। उनके लिए आजादी हर दफ्तर में, हर घर की चारदीवारी में और सबसे बढ़कर हर इंसान के दिमाग के भीतर लड़ी जाने वाली गरिमा और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। एकदम सही। फतेहचंद का जो सफर है, हाँ। एक कांपते हुए, डरपोक, हाँपते हुए क्लर्क से लेकर सीना तान कर अपनी इज्जत के लिए लड़ने वाले एक आजाद इंसान बनने का सफर, वही असल स्वराज है। और ये स्वराज ना किसी से मांगा नहीं जा सकता, कोई कानूनी आपको ये नहीं दे सकता। तो फिर ये कैसे मिलता है? ये स्वराज अपने ही डर की आंखों में आंखें डालकर अंदर से छीनना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में ना, मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। आज हम सब एक आजाद देश के नागरिक हैं। हमारे पास वोट देने का अधिकार है, एक मजबूत संविधान है, लेकिन क्या हमारे अंदर का वो दब्बू फतेहचंद आज भी किसी न किसी साहब के आगे कान पकड़े खड़ा है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। वो साहब कोई इंसान हो सकता है, या शायद वो हर महीने कटने वाली भारी EMI का खौफ हो सकता है। सही बात है। समाज का वो झूठा दबाव हो सकता है जो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी टॉक्सिक रिश्ते को ढोने की मजबूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो सोचिएगा जरूर कि क्या हम कभी अपने अंदर बैठे उस डर को, उस मजबूरी को अपना इस्तीफा सौंप पाएंगे? क्या हम अपनी गरिमा के लिए उस गुर्राते हुए कुत्ते की तरह पलटकर खड़े हो पाएंगे? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की एक गहरी पड़ताल हम यहीं खत्म करते हैं।